तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हमने पिछली कक्षा में जो फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके अलावा जो इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है और मोरल डेवलपमेंट है, इनकी बात की थी। तीनों अवस्थाओं में शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा आज जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट 4 रहेगा। ठीक है, अच्छा। अब मैं आपको एक दो चीज़ें हैं जो बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम जो बाल विकास के सिद्धांत हैं उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहले एक आता है अपना नेचर नर्चर डिबेट। नेचर नर्चर डिबेट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकृति पोषण विवाद। क्या बोलते हैं? प्रकृति पोषण विवाद। तो ये जो विवाद है, इसकी चर्चा है वो गाल्टन ने की थी। ठीक है, अच्छा। जब वंशक्रम और वातावरण के बारे में चर्चाएं चल रही थी, ठीक है, वंशक्रम और वातावरण, तो अध्ययन किए जा रहे थे। और ये कुछ लोग ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि विकास के लिए है वो वंशक्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि कुछ लोग बोल रहे थे कि वातावरण है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन फ्रांसिस गाल्टन ने यह बताया कि जो वंशक्रम और वातावरण है, वंशक्रम और वातावरण, इनको क्या है, अलग 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 मतलब एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, या अलग अलग नहीं देखे जा सकते। ठीक है, या आप ये लिख दो कि एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे से अलग अलग नहीं देखे जा सकते, नहीं देखे जा सकते। ठीक है, तो ये बात किसने बोली? फ्रांसिस गाल्टन ने बोली। अच्छा, उसके बाद जैसे वुडवर्थ आए, कौन आए? वुडवर्थ। उन्होंने भी लगभग यही बात बोली। उन्होंने कहा कि इसमें से ये नहीं है कि किसका जो महत्व है वो कम है या किसी का ज़्यादा है। ठीक है, इस ये तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो वंशक्रम और वातावरण में से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये चर्चा ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने बताया कि दोनों में से प्रत्येक मतलब है पूर्ण रूप से अनिवार्य है। ठीक है, तो वंशक्रम भी महत्वपूर्ण है और वातावरण, इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तभी क्या है, विकास अच्छा होगा। ठीक है, तो ये अपना नेचर नर्चर विवाद था, मैंने चर्चा कर दी इसकी। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है अपना गेसल का परिपक्वता का सिद्धांत। क्या है गेसल का परिपक्वता सिद्धांत? ठीक है, तो इसके प्रतिपादक हैं वो मुख्य है, इनका नाम है अर्नोल्ड गेसल। क्या नाम है? अर्नोल्ड गेसल। ठीक है, 1925। इन्होंने क्या है कि जो बाल मनोविज्ञान है, क्या बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान में जो जैविक परिपक्वता है, क्या है जैविक परिपक्वता, इससे संबंधित क्या किए इन्होंने? अध्ययन किए। ठीक है, किसने किए? अर्नोल्ड गेसल ने। ठीक है, और इन्होंने जो अपने अध्ययन किए उनमें इनका मानना था कि जो प्रत्येक बालक है ना, वो इन्होंने कहा कि सभी बालक समान अवस्थाओं से गुजरते हैं। क्या गुजरते हैं? सभी बालक समान अवस्थाओं से। तो हमने बात की थी कि पहले शिशुअवस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है। तो एक अवस्था के बाद ही दूसरी अवस्था का उदय होता है। ठीक है, तो सभी बालक समान अवस्थाओं से गुजरते हैं। ठीक है, अच्छा। लेकिन इनकी जो गति है वो हमने बात की थी कि अलग अलग होती है। तो लिख दो, लेकिन
इनकी जो विशिष्ट गति है, विशिष्ट गति सभी की अलग अलग होती है, अलग अलग है, ठीक है। अवस्थाएं तो सभी में सेम ही आएगी। अब हो सकता है कि उनकी गति के कारण किसी का विकास मतलब कुछ लोग पिछड़े हुए रह सकते हैं, कुछ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। वो निर्भर करता है कि वो सीखने में कैसे हैं, ठीक है, ये बातें निर्भर करेगी। अच्छा, उस और जो गेसल है उनका ये मानना था कि जो बच्चे की वृद्धि और विकास है, मतलब एक तो जो ग्रोथ है, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो वृद्धि और विकास है वो वंशक्रम और वातावरण से प्रभावित होती है, ठीक है। वृद्धि और विकास है ना बालक, वो किससे प्रभावित है? वंशक्रम और वातावरण से प्रभावित, ठीक है, वातावरण से प्रभावित। अच्छा, अब हम थोड़ी और बात करते हैं इनकी। एक इन्होंने जो मस्तकाधोमुखी क्रम है उसकी चर्चा की थी, जो सिफेलोकोटल हम पढ़ के आए हैं ना उसकी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप अगर लिखना चाहो तो बातों को लिख लेना, ठीक है। मैंने जो लिखा है वो वीडियो पॉज करके देख लेना। अच्छा, अ, इन्होंने जो मेन अध्ययन किए, चूंकि परिपक्वता का सिद्धांत है तो इसका मतलब इन्होंने जो शारीरिक जो विकास है उसका क्या किया? अध्ययन किया। किसका किया? शारीरिक विकास का अध्ययन। और किसके बारे में बताया? परिपक्वता, मैच्योरिटी के बारे में, परिपक्वता, ठीक है। अच्छा, विकास के इनका मानना था कि हमारे जो जीन है, ठीक है, उससे क्या होता है? विकास है प्रभावित होता है। यानी जो हमारे माता पिता, मतलब जैसे 100% है, ठीक है, तो 100% में से जैसे 50, ठीक है, और फिर 25, 25, 25 और 25, ठीक है, तो ये जीन का वो रहता है। तो इसमें 25% तो जैसे पिता से, ठीक है, 25% माता से, ठीक है, और जो ये बचे हुए 50% है, ये जैसे दादा दादी, दादा दादी और नाना नानी, ठीक है, इनसे आएंगे, ठीक है। तो जीन क्या करता है? जीन हमारे विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये बात किसने बोली है? गेसल ने परिपक्वता के संबंध में बोला है, ठीक है, परिपक्वता के अध्ययन के संबंध। तो इन्होंने ये बताया कि जो जीन है वो मतलब जो विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है, और इसे इन्होंने क्या बोला? परिपक्वता बोला, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी और बात करते हैं। तो गेसल का ये मानना था कि जो बालक है वो जिस गति से विकसित होते हैं, ये उनके जो उनका नर्व सिस्टम है ना, यानी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इस पर निर्भर करता है। यदि तंत्रिका तंत्र का जैसे अच्छा विकास होगा तो उसका जो मस्तिष्क है उसका भी विकास होगा, ठीक है। और जब मस्तिष्क का विकास होगा तो क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन आएंगे। क्या आएंगे? व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि उनके जो तंत्रिका तंत्र है उसकी वृद्धि पर क्या है? जो बालक का विकास है वो मतलब जिस गति से विकसित होते हैं वो उसके तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। अच्छा, और जो व्यवहार में परिवर्तन आए उनका फिर गेसल ने निरीक्षण किया और उन्होंने बताया कि परिपक्वता है वो एक निश्चित क्रम में होती है। क्या बताया इनके आधार पर? कि जो हमारी परिपक्वता है, मैच्योरिटी, वो क्या होती है? निश्चित क्रम में होती है, ठीक है, निश्चित क्रम में होती है। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं कि एक भ्रूण है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो भ्रूण है सबसे पहले हमने सुना है कि जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले जैसे 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वो हृदय की धड़कन है ना, वो क्या करते हैं? चेक करते हैं। हृदय की धड़कन क्या करते हैं? चेक करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भ्रूण है उसका
हृदय है वो सबसे पहले विकसित होने वाला अंग होता है। क्या है? हृदय। ठीक है, हार्ट सबसे पहले क्या होगा? विकसित होगा। अच्छा, फिर हार्ट के बाद उसके जो बाहरी अंग है, मतलब हार्ट के अलावा हमने जो पेरेंटल स्टेज पढ़ी थी उसमें हमने जर्मिनल स्टेज पढ़ी थी। जर्मिनल के अलावा एम्ब्रियोनिक और फिटस जो स्टेज है वो भी पढ़ी थी। तो मैंने आपको बताया था कि जर्मिनल स्टेज है उसमें होता है गर्भाधान। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु मिलने के बाद वो गर्भ में अंडे के रूप में आके गर्भाशय की दीवार से मतलब चिपक कर और वहाँ पे उसको विकसित करता है। ठीक है, फिर हमने जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें 3 परतों की बात की थी, एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम। तो एक्टोड्रम में जैसे मैंने बताया था कि त्वचा हो गए, नाखून हो गए, बाल हो गए, इनका क्या होता है? विकास होता है, मतलब निर्माण शुरू हो जाता है। अच्छा, विकास आगे होगा। ठीक है, थर्ड स्टेज में फीटस में होगा, यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं ये। अच्छा, फिर मैंने बताया था कि जो मेसोड्रम है उसमें हमारी मांसपेशियाँ आ गई। ठीक है, और त्वचा की जो निचली परत है वो आ गई। फिर मैंने आपको बताया था एंडोड्रम। एंडोड्रम में हमारे फेफड़े आ गए, लीवर आ गया। ठीक है, तंत्रिका तंत्र आ गया, नर्व सिस्टम आ गया। ठीक है, और हृदय, ये मतलब है हृदय का मतलब धड़कन है वो तो स्टार्ट हो जाती है अपने जर्मिनल स्टेज से ही। ठीक है, मतलब 2 वीक से। अच्छा, तो मेन जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है एंडोड्रम में, वहाँ पे क्या होता है? हृदय का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या जो बाहरी अंग है वो बनते हैं, और फिर जो लास्ट स्टेज है फीटस, उसमें क्या होता है? उनका विकास होता है। अच्छा, अब जैसे हमने बात की ये तो जो गर्भावस्था है उसकी। अच्छा, अब हम जन्म की बात करते हैं। अब बच्चा है वो क्या ले लेता है? जैसे उसने जन्म ले लिया। ठीक है, तो जन्म के बाद है वो बालक सबसे पहले क्या करेगा? अपना जो सिर है और उसकी जो आंखें, यानी हेड कंट्रोल और आई कंट्रोल, ठीक है, ये सबसे पहले करता है। तो ये लिख देता हूँ, सबसे पहले क्या करता है? सिर और जो आंखें हैं उन पर क्या क्या? गति का नियंत्रण, या गति पर नियंत्रण। ठीक है, तो सिर है और आंख है उनकी क्या है? गति पर नियंत्रण करता है। अच्छा, उसके पश्चात है, उसके बाद है जैसे वो गर्दन हो गई। ठीक है, गर्दन के अलावा जैसे कंधे हो गए। अच्छा, कंधों के अलावा बाजू हो गया, हाथ हो गया। ठीक है, अंगुलियां हो गई, पैर हो गए। ठीक है, इन पर क्या करता है? जो पैर हो गया, ठीक है, इस पर क्या करता है? नियंत्रण स्थापित करता है। क्या करता है? नियंत्रण। ठीक है, तो इसको इन्होंने ना जो मतलब सिर से लेकर पैर तक की बात की है। ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं, जो हमने मस्तकाधोमुखी क्रम पढ़ा था ना, सिफेलोकोडल। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इनका गैसल का मानना था कि जो पूर्व प्रसव, मतलब बच्चे के जन्म से पहले यानी गर्भावस्था में और प्रसव के बाद जो विकास में एक क्रम देखने को मिलता है अपने को, सिर से लेकर पैर तक, इसको क्या बोला? सिफेलोकोडल। हमने बात की थी सिफेलोकोडल। ठीक है, यानी सिर से पैर, ऊपर से नीचे, शिरोपदाभिमुखी, शिरोपुच्छीय, बहुत नाम है इसके। ठीक है, तो इंग्लिश वाला याद रखना आपको, जो मस्तकाधोमुखी क्रम है। ठीक है, जिसको सिफेलोकोडल बोलते हैं। अच्छा, तो ये क्रम जो है इसमें सम्मिलित होता है। अब जैसे मतलब शिशु आगे बड़ा होता है, तो बड़ा होगा, तो मैं आगे बात करता हूँ। तो हमने बात की कि जैसे सिर हो गया, सिर से पैर। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? सिफेलोकोडल। ठीक है, यानी मस्तकाधोमुखी क्रम लिख दो आप, मस्तकाधोमुखी क्रम, या फिर लिखो, वो लिख दिया सिर से पैर। ठीक है, और बहुत अन्य नाम है, आपको सिफेलोकोडल याद रखना। अच्छा, फिर जैसे शिशु बड़ा हो गया। अच्छा, बड़ा हो गया तो वो क्या करेगा? सबसे पहले बैठना सीखेगा। क्या सीखेगा? बैठना सीखेगा। ठीक है, अच्छा, बैठने के बाद फिर जैसे खड़ा होना सीखेगा, खड़ा होना सीख लिया। अच्छा, फिर खड़ा होने के बाद जैसे चलना हो गया, या फिर दौड़ना हो गया।
ठीक है, ऐसे ही सीखता है। और ये जो सारी क्षमताएं होती है वो एक, हम ये देखते हैं कि किस में चलती है, एक विशिष्ट क्रम में चलती है। किस में चलती है? विशिष्ट क्रम में, यानी एक क्रम है इनका। ठीक है, तो इस क्रम में क्या है कि हमारा जो नर्व सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसकी वृद्धि के अनुसार ही विकसित होती है ये। ठीक है, यानी हमारे नर्व सिस्टम पर ये पूरा जो साइकिल है ये निर्भर करता है। ठीक है, अभी एक क्रम में कैसे कौन से अंग विकसित होंगे, कब कब किस एज में क्या चीज वो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे जो नर्व सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, उसकी वृद्धि के अनुसार ही क्या होता है, विकसित होता है। ठीक है, और बालक का जो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण है वो भी उसके विकास में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप लिख लो, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण, इसका भी क्या पड़ता है, वातावरण का प्रभाव। ठीक है, विकास पर पड़ता है। ठीक है, तो हमने बात कर ली जो मस्तिष्काधोमुखी क्रम है उसकी, कब उसका मतलब सिर पर नियंत्रण कब होगा, आई कंट्रोल कब करेगा। ठीक है, कंधा बाजू वहां से लेकर पैर तक, फिर वो बैठना सीखेगा, खड़ा होना, फिर चलना दौड़ना, ये सारा क्या एक क्रम में चलता है। और ये किस पर निर्भर करता है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र के विकास पर। ये तंत्रिका तंत्र जिस प्रकार का विकसित हुआ होगा ना उसका नर्व सिस्टम, उसी के आधार पे ये सारे चीजें होगी। ठीक है, अच्छा, फिर हमने बात की कि जो बालक का विकास है उस पर जो सामाजिक और उसका जो सांस्कृतिक वातावरण है वो भी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो आंतरिक परिपक्वता होती है, ठीक है, वो क्या है, मतलब हमने बात की कि एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, तो आंतरिक परिपक्वता होती है, वो समय के अनुसार क्या करती है, अपना कार्य करती है। और गेसल ने है ना, वो बालकों को उनके जो विकासात्मक कार्यक्रम से पहले मतलब पढ़ाने का विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि जब तंत्रिका तंत्र के अनुकूल परिपक्वता आ जाती है ना, तो बालक अलग अलग जो कार्य है उसके वो आसानी से सीख जाते हैं। मतलब एज के हिसाब से ना उसको सिखाओ, एज के हिसाब से सिखाना। ठीक है, इसकी बात की थी, मतलब पहले मत करो, जब वो उनसे संबंधित उसके जो अंग है वो विकसित हो जाएं। ठीक है, या उसका जो तंत्रिका तंत्र है या फिर उसका जो मानसिक विकास है वो होना शुरू हो जाए और वो चीज़ों को समझना शुरू कर दे, तब उस समय ना उन चीज़ों की ट्रेनिंग या उन चीज़ों को सिखाना चाहिए। ठीक है, तो जब वो उन चीज़ों को सीख जाएगा करना, तो वो आसानी से हर चीज़ कर सकेगा। ठीक है, और उसका विकास अच्छे से हो सकेगा। अब मैं एक टर्म की बात करते हैं जो गेसल ने बताई थी। एक तो बताया था इन्होंने जो रेसिप्रोकल इंटरवीविंग है। ठीक है, और एक उन्होंने जो सेल्फ रेगुलेशन की बात की थी। ठीक है, तो मैं पहले बात करता हूँ अपनी जो रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। ठीक है, अच्छा, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग क्या होता है, इसमें क्या होती है कि गेसल बताते हैं कि जब बालक के विकास मतलब हो रहा होता है तो उसकी दो विपरीत स्थितियां हैं। ठीक है, वो क्या है, आपस में एक प्रभावपूर्ण संतुलन स्थापित कर लेती है। ठीक है, इसको उन्होंने रेसिप्रोकल इंटरवीविंग बोला। ठीक है, अच्छा, तो रेसिप्रोकल इंटरवीविंग है, इसमें क्या होती है कि जो दो विपरीत प्रवृत्तियां, ठीक है, दो विपरीत प्रवृत्तियां हैं ना, वो क्या कर लेती है, एक दूसरे के साथ संतुलन स्थापित कर लेती है। क्या कर लेती है, एक दूसरे के साथ संतुलन। इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे दो विपरीत प्रवृत्तियों के संतुलन की बात कर रहे हैं, तो जैसे मानव शरीर में है ना कई क्रियाएं हैं। ठीक है, मानव शरीर में, मानव शरीर में कई क्रियाएं क्या होती है, मतलब कई क्रियाएं हैं वो विपरीत दिशाओं या अंगों, विपरीत दिशाओं या अंगों के बीच बंटी होती है। जैसे अंगों के बीच बंटी होती है, बंटी।
अच्छा, जैसे हम बात करते हैं, जैसे अपना लेफ्ट और राइट हैंड है, ठीक है? या फिर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हो गया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ठीक है? तो ये व्यवहार है ना, ये क्या एक दूसरे के विपरीत है। और विकास के दौरान है, वो पहले एक प्रवृत्ति हावी होती है अपनी, ठीक है? जैसे सबसे पहले जैसे राइट हैंड हावी हुआ, ठीक है? और फिर जैसे लेफ्ट हैंड हावी हो गया, ठीक है? और फिर दोनों का हम संतुलन करना सीख जाते हैं, ठीक है? जैसे-जैसे विकास होता है। तो आप लिख सकते हो कि बंटी होती है, और जो विकास के दौरान है, लिख लो विकास के दौरान पहले एक प्रवृत्ति, क्या लिखोगे? पहले एक प्रवृत्ति हावी होती है, ठीक है? हावी होती है, और फिर दूसरी, और फिर दूसरी, ठीक है? और अंत में क्या होगा? और अंत में दोनों का एक साथ तालमेल, ठीक है? तालमेल यानी इंग्लिश में शब्द आता है इंटीग्रेशन, क्या आता है? इंटीग्रेशन, ठीक है? तालमेल क्या है? बन जाता है, ठीक है? जैसे उदाहरण लिख दो, जैसे दायां दाहिना हाथ और बायां हाथ, बायां या बाएं हाथ, दाएं हाथ और बाएं हाथ में आपसी संतुलन, आपसी, ठीक है? अच्छा, अब जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कपड़े की बुनाई है, ठीक है? तो जैसे कपड़ों को बुनते समय मतलब उनके जो धागे हैं, ठीक है? उनको एक दूसरे के जैसे ऊपर नीचे पिरोया जाता है ना, उसी प्रकार है वो एक बच्चा भी है, वो अपनी क्षमताओं का जो विकास है, ठीक है? वो एक के बाद एक मतलब बारी-बारी से विकसित करते हुए करता रहता है, और उन फिर क्या है कि वो जो शरीर के अन्य प्रवृत्तियाँ होती है, अलग-अलग विपरीत प्रवृत्तियाँ, उनके बीच में क्या होता है? संतुलन स्थापित हो जाता है, ठीक है? अच्छा, अब जैसे दैनिक जीवन के और उदाहरण लें, ठीक है? तो हाथों का उपयोग हो गया, ठीक है? जो मोटर डेवलपमेंट है उसकी बात है। तो शुरुआत में एक शिशु है, वो किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अपने केवल एक हाथ का उपयोग करता है, ठीक है? अच्छा, और कुछ समय बाद वो दोनों हाथों का उपयोग करने लगता है, ठीक है? मतलब हालाँकि मैं ये नहीं बोल रहा, वो उस हाथ का इस्तेमाल करेगा तो पूरी बॉडी ले जाएगा, ठीक है? और हम एक व्यवहारिक उदाहरण की बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, और इसके बाद वो क्या करेगा कि वो दोबारा एक हाथ का उपयोग करने की ओर मतलब दोबारा लौट जाता है, ठीक है? जिस हम कह सकते हैं कि डोमिनेंस होती है उस हाथ की, ठीक है? जैसे हम अपने वातावरण में देखते हैं कि जो लोग बड़े हो चुके हैं, वो या तो लेफ्ट ही हैं या राइट ही हैं, ठीक है? अच्छा, अ, अब जैसे मान लो जो दाहिना हाथ है, उसको प्राथमिकता देते हुए बाएँ हाथ से मतलब सहायता लेना सीख जाते हैं, ठीक है? तो ये प्रक्रिया है, वो एक हाथ से दोनों हाथों में, और फिर मतलब एक वापिस एक हाथ में एक मतलब प्रभावपूर्ण संतुलन स्थापित कर लेती है, ठीक है? तो यही क्या है? रेसिप्रोकल इंटरवीविंग है, समझ गए? अब और उदाहरण जैसे पर्सनैलिटी और बिहेवियर में देख लो आप, जो व्यक्तित्व और व्यवहार है। तो बच्चा है, वो एक चरण में बहुत सामाजिक और मिलनसार हो सकता है, और अगले चरण में हो सकता है कि वो मतलब शर्मीला हो, या फिर अकेले रहने वाला हो, ठीक है? और अंत में मतलब ये हो सकता है कि वो एक मैच्योर और संतुलित व्यक्तित्व मतलब विकसित कर ले, ठीक है? तो यही है रेसिप्रोकल इंटरवीनिंग, ठीक है? अच्छा, अब गैसल ने एक और बताई थी, ठीक है? सेल्फ रेगुलेशन यानी आत्म विनिमय, क्या बताई थी? आत्म विनिमय यानी सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का क्या मतलब है? इन्होंने बात की जो नवजात शिशु होते हैं, किनकी? नवजात शिशु, ठीक है? अच्छा, अ, नवजात शिशु है, वो मतलब उनकी जो स्वयं की विकासात्मक प्रवृत्तियाँ होती है, उनका क्या है, वो विनिमय कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक तो दूध पीने का समय हो गया, ठीक है? जैसे शिशु को भूख लगती है तो वो दूध
तो दूध पीने का समय हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि शिशु है वो अपने खाने पीने और जो जैसे सोने का है, ठीक है, मतलब नींद, इसके समय का क्या कर लेते हैं, अ, मतलब ढल जाते हैं या विनियमित हो जाते हैं वो, मतलब आप लिख लो दूध पीने या सोने के विशिष्ट समय को जल्द ही क्या कर लेते हैं, विनियमित कर लेते हैं, विनियमित कर लेते हैं, यानी वो जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सेल्फ रेगुलेशन है, नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं छोटी छोटी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पियाजे साहब की, ठीक है। तो आप लिखो जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। पियाजे का आप लिखो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, क्या थे, स्विस मनोवैज्ञानिक, ठीक है। अच्छा, इनका जो ये मेन सिद्धांत है ये लगभग अपने 1886 से लेकर 1900 नहीं, ये कन्फर्म नहीं, छोड़ो। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसकी। तो इसमें हम मुख्यतः एक तो बात करेंगे अपने जो एडेप्टेशन की प्रक्रिया है, ठीक है, उसकी, इसकी एडेप्टेशन, जिसको अनुकूलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इस प्रक्रिया से हर बार प्रश्न आता है रीट में, लेवल 1, लेवल 2, एसएसटी, साइंस मैथ, ठीक है। अच्छा, इस इसकी जो प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, एसिमिलेशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, और एकोमोडेशन। इसके बीच की प्रक्रिया और भी आती है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया अपना समावेशन, संतुलिनीकरण या साम्य धारण भी बोलते हैं इक्विलिब्रियम को, और एकोमोडेशन होता है समायोजन। एक तो ये प्रक्रिया पढ़ेंगे, इसके अलावा हम जीन पियाजे की 4 स्टेज पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें तो सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और एक आती है इसकी कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। और एक आती है फॉर्मल या इसको एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 4 स्टेज पढ़ेंगे। इसमें इसमें जो इंट्यूसिव और प्री कॉन्सेप्चुअल आती है वो भी पढ़ेंगे। इसके 8 सब स्टेज हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइमरी सर्कुलर स्टेज, सेकेंडरी स्टेज ऑफ रिफ्लेक्सेज, ठीक है, टर्सरी कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उन सब की बातें करेंगे। और फिर हम थोड़े इनके उदाहरण करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमने बात की कि जो जीन पियाजे है वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने जो क्लिनिकल इंटरव्यू है, क्या है, क्लिनिकल इंटरव्यू यानी नैदानिक नैदानिक निरीक्षण बोलते हैं क्या, नहीं, सर्वेक्षण। इंटरव्यू को क्या बोलते हैं, सर्वेक्षण, ठीक है। निरीक्षण तो ऑब्जर्वेशन हो गया, यानी हाँ, ऑब्जर्वेशन। तो इन्होंने क्या है, नैदानिक सर्वेक्षण के आधार पर जो क्लिनिकल इंटरव्यू है उसके आधार पर एक स्टेज थ्योरी दी, क्या दी, स्टेज थ्योरी, ठीक है। और इनकी कुछ बुक्स भी आती हैं, उसकी भी बात करते हैं। अभी इन बुक्स में इन्होंने क्या दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की क्या की, व्याख्या की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे कि जीन पियाजे की वो कौन कौन सी किताबें हैं, ठीक है। अच्छा, पहले इनकी जो पुस्तक है वो आती है द
लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये इनकी पुस्तक है, वो है 1923 की। ठीक है। अच्छा, एक इनकी जो नेक्स्ट बुक आती है, द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, क्या आती है? द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, ये बुक आती है 1926 की। ठीक है, इसके 3 साल बाद ही आई थी। अच्छा, फिर एक बुक आती है इनकी, मतलब द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ फिजिकल, मतलब कोज की बात की थी, कोजियलिटी ऐसी कुछ करके आती है। ठीक है, तो द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ फिजिकल कोजियलिटी। ठीक है, ये इनकी जो बुक आई थी, ये इसके 1 साल बाद आई थी, तो 1927 में। और एक इनका जो जीन पियाजे का जो नैतिक विकास सिद्धांत आया था, उस पर आई थी। ठीक है, तो उसका नाम है द मोरल जजमेंट, द मोरल जजमेंट, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, और ये लगभग इसके 5 साल बाद आई थी 1932 में। ठीक है, तो 3 साल, 1 साल और 5 साल, ये अंतर आ गया इन बुकों में। तो हमने बात की जीन पियाजे की 4 पुस्तकों की, जिनमें द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ फिजिकल कॉजुअलिटी, और द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जीन पियाजे बताते क्या हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, किस प्रकार इन्होंने किन पर अध्ययन किए। ठीक है, तो जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पर अध्ययन किए, अपने ही बच्चों पर। ठीक है। अच्छा, और इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट क्या बताया? लिटिल साइंटिस्ट यानी नन्हे वैज्ञानिक, क्या कहा? नन्हे वैज्ञानिक। ठीक है, और नन्हे वैज्ञानिक बताते हुए उन्होंने ये बताया कि बच्चा है, बच्चा वो अपने ज्ञान का निर्माण, वो अपने ज्ञान का निर्माण एवं खोज स्वयं करता है। क्या करता है? स्वयं। ठीक है, क्या बताया इन्होंने कि बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला। ठीक है, नन्हे वैज्ञानिक, और ये बताया कि बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण है या खोज है, वो क्या करता है? स्वयं करता है। ठीक है, और इसके आधार पर ही उन्होंने बताया कि बच्चा है वो मतलब एक्टिव लर्नर, बच्चा क्या है? सक्रिय होकर। ठीक है, बच्चा सक्रिय होकर स्वयं अनुकूलन करके क्या करते हैं? ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो बच्चे हैं वो सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण क्या करते हैं? स्वयं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि एक्टिव होकर करता है बच्चा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि पियाजे है वो मतलब उनके अनुसार जो बालकों में रियलिटी होती है यानी वास्तविकता, इसकी बात कर रहे हैं, रियलिटी की। तो वास्तविकता है वो उनके बारे में मतलब एक तो वो जो चिंतन करते हैं यानी थिंकिंग, और एक जो वो उनकी खोज करने की शक्ति है। क्या? खोज करने की शक्ति। तो इन्होंने बताया, तो पियाजे ने बताया कि जो बालक है, ठीक है, बालकों में वास्तविकता के बारे में चिंतन करने और जो खोज करने की शक्ति है वो न तो मतलब उनके परिपक्वता स्तर पर और न ही उनके अनुभवों पर निर्भर करती है। ठीक है,
जबकि इन दोनों की अंतःक्रिया को बताया इन्होंने कि एक तो जो उनका जो सॉरी एक्सपीरियंस है और एक उनका जो मैच्योरिटी लेवल है, यानी परिपक्वता परिपक्वता स्तर, किसकी बात की है, परिपक्वता स्तर और अनुभव। इनमें अंतःक्रियात्मक संबंधों के आधार पर क्या बताइए, जीन पियाजे ने उनके चिंतन और खोज करने की शक्ति के बारे में। अच्छा, और और एक जीन पियाजे ने मतलब 4 घटकों की बात की है, ठीक है, वो घटक भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक तो इन्होंने जैसे फिजिकल 4 घटक बताए थे इन्होंने, ठीक है। एक तो जैविक घटक या उसको शारीरिक बायोलॉजिकल बोल दो, क्या है, बायोलॉजिकल है कंपोनेंट। कंपोनेंट तो तत्व हो जाएगा क्या, चलो कंपोनेंट रहने दो, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन लिख दो, ठीक है, यानी जैविक परिपक्वता, ठीक है। पहला घटक तो ये हो गया। एक हो गया उसका जो वातावरण है उसमें जो वो अनुभव करता है, ठीक है, तो भौतिक वातावरण के अनुभव, ठीक है। तो एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, या एनवायरनमेंट, एक ही बात है। अच्छा, तीसरा तत्व आ गया जो संज्ञानात्मक विकास का है, वो उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो आप लिख दो एक्सपीरियंस विद सोशल वर्ल्ड, क्या लिखोगे, ठीक है। तो एक तो आ गई जैविक परिपक्वता, जैविक परिपक्वता। अच्छा, उसके अलावा एक आ गया उसका जो भौतिक वातावरण में उसके अनुभव है, ठीक है। तो भौतिक वातावरण के अनुभव, ठीक है, ये आ गया। और उसका जो सामाजिक वातावरण के अनुभव है, सामाजिक वातावरण के अनुभव, ठीक है, ये बातें आ गई। और इसका जो चौथा कंपोनेंट है वो आ जाएगा जो इक्विलिब्रियम या संतुलनीकरण है, क्या है, इसको बोलते हैं साम्य धारण या फिर संतुलनीकरण, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं जीन पियाजे की। जो जीन पियाजे ने है वो 4 अवस्थाएं दी, ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई किसकी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है। इसमें पहली अवस्था है, इसको बोलते हैं संवेदीगामक अवस्था, क्या बोलते हैं, बहुत सारे नाम चेंज होंगे इसके हिंदी में, ठीक है, मैं एक ही लिखूंगा, संवेदीगामक अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ये मेन शब्द है, सेंसरी मोटर स्टेज, क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये पहले स्टेज है, इसकी बात करते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या होता है, ठीक है, ये लगभग 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है, इसके एज जन्म से 2 वर्ष। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा है वो अपने संवेदी अंग, उसके जो सेंसेज है ना, क्या है, संवेदी अंग, संवेदी अंगों में जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ठीक है, इनके माध्यम से क्या करेगा, सूचनाओं को ग्रहण करेगा। तो आँख आ गई, तो क्या गया, विजुअल सेंस, क्या गया, विजुअल
सेंस, ठीक है। कान आ गया तो इसको बोलते हैं हियर सेंस, क्या बोलते हैं, हियर सेंस, ठीक है। अच्छा, नाक आ गया तो स्मेल सेंस, क्या बोलते हैं, स्मेल सेंस। जीभ आ गई तो इसको बोलते हैं टेस्ट सेंस, क्या बोलते हैं, टेस्ट सेंस। और त्वचा आ गई तो इसको बोलते हैं टच सेंस, क्या बोलते हैं, टच सेंस, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा बच्चा, देखकर, ठीक है, इसमें सुनकर, सुनकर, इसमें मतलब स्मेल लेके सूंघ कर, सूंघ कर, ठीक है, इसमें चख कर, ठीक है, और इसमें छू कर क्या करेगा, सूचनाओं को ग्रहण करेगा, ठीक है। अच्छा, संवेदी अंग है मतलब हमारे जो संवेदना है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्ञान की पहली सीढ़ी या प्रथम सीढ़ी, ठीक है। अच्छा, अब मान लो आपके दिमाग में आया होगा कि ज्ञान की दूसरी सीढ़ी क्या है और तीसरी सीढ़ी क्या है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। जो दूसरी सीढ़ी है, ठीक है, वो है प्रत्यक्षण या प्रत्यक्षीकरण, क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परसेप्शन, क्या बोलते हैं, परसेप्शन, ठीक है। और जो तीसरी सीढ़ी है ज्ञान की वो क्या है, संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये मैंने साथ के साथ आपको बता दिए। तो अब हम बात कर रहे थे कि संवेदीकामक अवस्था में क्या होता है। तो संवेदीकामक अवस्था में है मतलब वो एक तो इनमें जो शिशु होते हैं, शिशुओं में क्या पाया जाता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, रिफ्लेक्सेस। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। यानी जैसे 2 वर्ष तक जैसे ओरल स्टेज होती है, ठीक है, तो 1 वर्ष तक हाँ ज़्यादा अभी होती है ओरल स्टेज है, उसके बाद एनएल भी आ जाती है। तो ओरल स्टेज में क्या होता है, बच्चा कोई भी चीज़ जो उसके सामने है या उसके वातावरण में उसके आसपास है या अपनी उंगली है उसको मुंह में ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें उसकी जो लैंगिक ऊर्जा होती है वो मुख में होती है, ठीक है। हमें सिगमंड फ्राइड की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है वो पढ़ेंगे डिटेल से, तो उसमें हम बात करेंगे, ठीक है, ये देख कर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक यहाँ पे स्टडी आती है, बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी, मैं उसकी बात करता हूँ, जीन पियाजे ने की थी। तो इन्होंने जैसे 6 माह के, 7 माह के, 8 माह के, 9 माह के ऐसे बालकों पर है, इसको बोलते हैं बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी, क्या बोलते हैं, प्रयोग है ये एक, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जैसे एक कंबल ले लिया, ठीक है, और कुछ क्या ले ली, बॉल्स ले ली। अब पहले जैसे 6 माह के बच्चे को सामने किया गया, इन बॉल को है ना कंबल के क्या नीचे छिपाया गया, ठीक है, कंबल के नीचे क्या किया गया, छिपाया गया, और सारी बॉलें एक एक करके छिपा ली। तो 6 महीने का जो बालक था, सॉरी शिशु, तो 6 महीने का जो शिशु था, सारी बॉल छुप जाने के बाद है ना वो और काम में लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण है, यानी वस्तु के होने का गुण नहीं है, ठीक है। तो वस्तु स्थायित्व क्या है, नहीं है, या लिख दो वस्तु स्थायित्व का अभाव, ठीक है। अच्छा, फिर 7 माह के बच्चे में भी किया गया, ठीक है, तो इसमें भी क्या, अभाव। फिर 8 या 9 माह के बच्चों में ऐसे प्रयोग किए गए, ठीक है, सेम प्रयोग। तो उन्होंने क्या है कि कंबल को साइड में करके और बॉल निकाल ली, ठीक है। इसका मतलब है इसमें क्या आ गया, वस्तु स्थायित्व का गुण आ गया, क्या आ गया, वस्तु स्थायित्व का गुण, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट परमानेंस, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण इनमें आ गया। तो ये स्टडी है वो जीन पियाजे ने की थी, इसका नाम है बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी, जो कि शिशुओं के लिए थी, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं थोड़ा आगे बात।
अच्छा, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात तो हमने कर ली, ठीक है। अच्छा, तो हमने बात की कि जो 8-9 माह का बच्चा है वो क्या है कि वस्तुएं हैं उसकी आंखों के सामने नहीं है तो भी वे क्या मतलब समझते हैं कि उनका अस्तित्व है, ठीक है। अच्छा, फिर एक आता है इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। क्या आता है? लक्ष्य यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, इसको बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में क्या होगा कि बच्चा है वो मतलब किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ना जानबूझ कर अलग अलग एक्टिविटी करेगा, ठीक है। जैसे खिलौने तक पहुंचने के लिए क्या करेगा? रेंगेगा, ठीक है। खिलौने एग्जाम्पल है ये, ठीक है। खिलौने तक पहुंचने के लिए रेंगना, ठीक है। इसका मतलब है इन्होंने इसने क्या की? रेंगने की एक्टिविटी की, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या होता है? आप यहाँ पे लिखो कि बच्चा किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जानबूझकर जानबूझकर क्या करता है? क्रियाएं करता है, एक्टिविटीज करता है, क्रियाएं, ठीक है। ये हमारी बात होगी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की, उदाहरण हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी जो सेंसरी मोटर स्टेज की जो सब स्टेजेज है, ठीक है, वो कौन सी है उनकी बात करते हैं। अच्छा, तो जीन पियाजे ने इसकी 8 क्या दिए हैं? उप अवस्थाएं दी है। क्या दिए हैं? उप, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जैसे पहली आती है अपनी स्टेज ऑफ रिफ्लेक्सेस, क्या आती है? या रिफ्लेक्स स्टेज, इसको बोलते हैं प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, ठीक है। इंग्लिश में लिख लो रिफ्लेक्स स्टेज, या फिर लिख लो स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स स्कीमास, ठीक है। अच्छा, इसकी एज होती है अपने जन्म से लेकर 1 माह, जन्म से 1 माह, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें जो शिशु है वो केवल जो सहज क्रियाएं होती है या जो प्रतिवर्त क्रियाएं होती है वो क्या है? करता है, ठीक है। तो आप लिख लो, मैं आपको रिफ्लेक्सेस करा चुका हूँ, ठीक है। जब हमने शुरू में बात की थी शारीरिक सॉरी क्रियात्मक विकास किया था, ठीक है, तो उसमें रिफ्लेक्सेस आ चुके थे। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? इसमें सहज या इनको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे सकिंग हो गया, ठीक है, चूसना, क्या हो गया? सकिंग, ठीक है। इसके अलावा जैसे देखना हो गया, छूना हो गया, मुट्ठी बंद करना हो गया, ठीक है, मुट्ठी बंद करना, ठीक है, या आंखें बंद ब्लिंक करना हो गया, ठीक है। बहुत सारी हैं, हमने बात की थी रूटिंग, स्टेपिंग, कुइंग, ठीक है, बॉबिन्सकी, टॉनिक नेक, रिमूविंग, ठीक है, मोरो किसिंग, ग्रेस्पिंग, ठीक है। बहुत सारे हमने रिफ्लेक्सेस पढ़े थे। तो ये क्या होगी? पहली उपावस्था होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी उपावस्था की। अपने दूसरी उपावस्था का नाम है प्राथमिक, हिंदी में बोलते हैं इसको प्राथमिक, प्राइमरी सर्कुलर स्टेज, यानी प्राथमिक वर्तीय, सर्कुलर यानी वर्तीय, प्राथमिक वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था,
ठीक है। इसकी आती है 1 से 4 माह, क्या आती है, 1 माह से 4 माह, ये एज होती है। इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, क्या बोलते हैं, ठीक है, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, तो बच्चा है वो अपने जो शरीर से जुड़ी उन क्रियाओं को बार बार दोहराता है इसमें, जो उसे मतलब आनंद देती है। जैसे पहले हमने रिफ्लेक्सेस वाली में सकिंग की बात की थी, जैसे अंगूठा चूसने लग गया या अंगुली चूसने लग गया, तो इसमें उनको बार बार दोहराता है बहुत ज्यादा, यदि उसको उससे आनंद मिलता है तो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई अपनी जो मतलब प्राथमिक इसलिए हो गई ये, क्योंकि ये क्रियाएं क्या है कि केवल शिशु अपने शरीर तक ही सीमित रखता है और अंगों तक नहीं लेके जाता, ठीक है। तो आप इसमें लिख लो स्टेज ऑफ, इसमें कि बच्चा अपने शरीर से जुड़ी उन क्रियाओं को बार बार दोहराता है, ठीक है, बार बार दोहराता है, जो उसे आनंद देती है, जो उसे आनंद देती, ठीक है, ये बात होगी। अच्छा, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे बार बार अंगूठा चूसना, बार बार अंगुली या अंगूठा चूसना, अंगूठा चूसना, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज की, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो तीसरी है, ठीक है, तीसरी है अपनी द स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में द्वितीयक वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ठीक है। इसकी एज हो गई अपनी 4 माह से 8 माह, 4 माह से 8, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में भी लिख लो स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि शिशु का ध्यान है वो अपने शरीर से हटकर बाहरी दुनिया की जो वस्तुएं है ना वहां चला जाता है, ठीक है। और वो किसी वस्तु को जैसे छूने या हिलाने पर होने वाली जो उसकी प्रतिक्रिया है ना, ठीक है, उसमें उसको क्या है मतलब आनंद मिलने लगता है, तो वो बार बार दोहराएगा। जैसे हम देखते हैं कि हम बच्चों के लिए जैसे खिलौने लाते हैं, झुंझुना ले आए, तो यदि वो झुंझुना बजाने से उसको खुशी मिलती है तो वो उसको बार बार दोहराएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं द स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें आप लिख दो कि इस अवस्था में इस अवस्था में शिशु का ध्यान अपने शरीर से हटकर शरीर से हटकर बाहरी दुनिया की वस्तुओं पर जाता है, ठीक है। और वह किसी वस्तु को छूने, ठीक है, या हिलाने पर होने वाली प्रतिक्रिया, क्या लिख दिया, इस अवस्था में शिशु का ध्यान है वो अपने शरीर से हटकर बाहरी दुनिया की वस्तुओं पर जाता है, और वह किसी वस्तुओं को छूने या हिलाने पर होने वाली जो प्रतिक्रिया को आनंद मिलने पर क्या करता है, बार बार दोहराता है, आनंद मिलने पर बार बार दोहराता है, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल लिख लो, झुनझुना बजाना, झुनझुना बजाना। ठीक है, तो ये हो गई अपनी तीसरी स्टेज की बात। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब शरीर से हट जाएगा उसका ध्यान है, और बार बार है अ, जो बाहरी दुनिया की जो एक्टिविटी है उसको बार बार दोहराएगा यदि उसको आनंद मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट, जो कोऑर्डिनेशन वाली आती है, नेक्स्ट कौन सी आती है, कोऑर्डिनेशन। तो इसको बोलते हैं द्वितीयक, एक नाम आता है गौण सकीमेटा, ऐसे कुछ करके आता है हिंदी में। ठीक है, तो द्वितीयक सकीमेटा का समन्वय। हाँ, ठीक है। अच्छा, पिछली वाली 4 माह तक, सॉरी 4 से 8 माह थी ना, एज लिखी नहीं थी क्या, जो सेकेंडरी स्टेज थी उसकी 4 से 8 माह थी। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी 8 से 12 माह। कितनी हो जाएगी, 8 से 12 माह। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है उसका गुण आ जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन वाली है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। ठीक है, ये बात होगी। अच्छा, इसमें इसमें मतलब बच्चा है वो अपने पुराने सीखे गए जो उसके व्यवहार है ना, उनको मिलाकर मतलब एक लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है, और इसमें जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है उसकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, और साथ में जो उसकी ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व का गुण है उसकी नींव भी क्या होने लगती है, मजबूत होने लगती है। तो आप लिख दो, बच्चा अपने पुराने सीखे गए व्यवहारों को मिलाकर लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करता है, कोशिश है। ठीक है, अच्छा, इसमें उद्देश्यपूर्ण व्यवहार या उद्देश्य या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है उसकी क्या है, आपकी शुरुआत हो जाती है। शुरुआत होती है, लिख लो, शुरुआत होती है। ठीक है, और जो हमने बात की थी, ये तो लिख लो आप, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, अच्छा अब आ जाएगा अपना एक लिख लो, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस की या गुण विकसित हो जाता है या नींव मजबूत होने लगती है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, अपने जो कोऑर्डिनेशन वाली है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, एक तो जो उसके सीखे गए व्यवहार है पूर्व के उनको मिलाकर अपने लक्ष्य में उनको यूज करेगा। ठीक है, और एक जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है उसकी शुरुआत हो जाएगी और ऑब्जेक्ट परमानेंस की नींव मजबूत होने लगेगी, यानी वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। यहाँ से मतलब आगे जाके वस्तु स्थायित्व और ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर 4 हो गई क्या, नेक्स्ट है जैसे 5वीं। ठीक है, तो इस ये टर्सरी स्टेज है, तो इसको बोलते हैं टर्सरी सर्कुलर यानी तृतीयक वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ठीक है, इसकी एज आ गई अपने 12 से 18 माह, 12 से 18। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ टर्सरी। ठीक है, स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, इसमें
जैसे क्या है कि बच्चा है वो एक तो नई चीज़ों को जानने के लिए क्या करेगा, मतलब प्रयोग हो गया या ट्रायल एंड एरर, ठीक है। तो प्रयास करेगा, बार बार गलतियां भी दोहराएगा, ठीक है। तो इसमें ट्रायल और एरर आ जाता है, मेन बात यही है टर्सरी में, ठीक है। तो बच्चा है वो नई चीज़ों को जानने के लिए क्या है, ट्रायल एंड एरर करता है, और वो अलग अलग तरीके से मतलब वस्तुओं को फेंक कर या गिरा कर देखता है कि उसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे एक बच्चा है वो घर में किसी बर्तन में बैठ गया, बर्तन में बैठ के बर्तन को बजा रहा है, ठीक है। तो बजा रहा है ना, तो अब वो उसने एक्टिविटी की, ठीक है, बजाया, तो उससे क्या निकलेगा, उससे साउंड निकलेगा, फिर वो उसको सुनेगा, ठीक है। फिर यदि उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा तो वो खुश होएगा, हंसेगा, खिलखिलाएगा, ठीक है। तो जो लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा है वो यहीं पे आई थी, ठीक है। ठीक है, लिटिल साइंटिस्ट वाले। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप लिखो कि बच्चा बच्चा नई चीज़ों को जानने के लिए, नई चीज़ों को जानने के लिए प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि करता है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर, ठीक है। अच्छा, प्रयास एवं त्रुटि करता है। वो लिखो कि वो क्या करता है, वो वह अलग 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 तरीकों से, अलग अलग तरीकों से वस्तु को फेंक कर, फेंक कर या फिर गिरा कर, फेंक कर या गिरा कर देखता है कि परिणाम देखता है कि क्या परिणाम होता है, ठीक है, ऐसे लिखो, देखता है कि क्या परिणाम होता है या मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे क्या बोला, लिटिल साइंटिस्ट, ठीक है। बच्चा ऐसी चीज़ों में नए नए वो प्रैक्टिकल मतलब प्रयोग करेगा एक टाइप से, और उसमें ट्रायल एंड एरर दोनों ही होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो छठी अवस्था है। अच्छा, छठी अवस्था में जैसे उसमें एक आता है अपने जो मेंटल कॉम्बिनेशन या फिर मेंटल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है उसमें, ठीक है। तो ये एज आती है 18 से 24 में। तो आप लिख लो इसको मानसिक, मेंटल मानसिक, ठीक है, निरूपण लिख लो, ठीक है। तो मानसिक निरूपण, या फिर आप लिख लो आंतरिक साधन लिख देंगे, आंतरिक साधनों की अवस्था, ठीक है। लो अंदर की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसकी आ गई अपने 18 से 24 में, कितने आ गए, 18 से 24, ठीक है। तो 8 नहीं है, सॉरी 6 उप अवस्थाएं हैं इसमें। नहीं है, हाँ ठीक है। ये मेंटल इमेज वाली है, कौन सी है, मेंटल इमेज, ठीक है। मानसिक प्रतिबिंब मतलब फोटो, तस्वीर से वो नहीं स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, फिर बोलते नहीं है वो उनको। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसमें एक तो जैसे वस्तु स्थायित्व का गुण, मतलब हमने बात की थी ऑब्जेक्ट परमानेंस की। तो इसमें मतलब वस्तु स्थायित्व का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, वस्तु स्थायित्व का पूर्णतः विकास बोल सकते हैं, या विकास, ठीक है। अच्छा, मतलब बच्चा ये समझने लगता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति सामने न होने पर भी अस्तित्व में है, ठीक है। और अगर उसकी जैसे कोई खिलौना है, उसको छुपा दिया जाता है, तो वो उसे ढूंढने का प्रयास करने लगता है, ठीक है। अच्छा, मानसिक निरूपण का मतलब क्या हुआ कि इस अवस्था में बच्चा है ना, वो केवल मतलब शारीरिक क्रियाओं से नहीं, बल्कि जो उसकी मानसिक क्रियाएं हैं, जैसे सोच विचार हो गया, मतलब मेंटल ऑपरेशंस हो गए, वो करके क्या करता है कि समस्याओं को जो समाधान है वो ढूंढने लगता है, ठीक है। और वो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है, और उसमें मतलब अनुकरण
की क्षमता क्या है, आ जाती है, अनुकरण यानी इमिटेशन। ठीक है। अच्छा, एक हम बात करते हैं जो लास्ट वाला है ना, इसमें जो 20 से 24 माह का बच्चा होगा, कौन सा, 20 से 24 माह, इसकी बात करते हैं। तो इसमें है जो मतलब प्रतीक होते हैं ना, प्रतीक मतलब प्रतीकात्मक चिंतन, जैसे कोई किसी हमने प्रतीक की बात की, ठीक है, भी कोई सिंबल की बात की, और सिंबल की बात करते ही उसकी मेंटल इमेज मतलब बन जाए, उसके याद आ जाए उसको। ठीक है, तो इसको ये एज आती है लगभग 20 से 24 में, इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था। क्या बोलते हैं, प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था। ठीक है, इसके अंदर ही आती है ये। अच्छा, इसमें जैसे बच्चा है वो भाषा और जो प्रतीक है ना, भाषा और प्रतीक, ठीक है, जो सिंबल है, ठीक है, उसका उपयोग करने लगता है। और वो जो सिंबॉलिक प्ले होते हैं ना, जैसे प्रतीकात्मक खेल है, जैसे किसी लड़की को गाड़ी मान कर चलाना, ठीक है, या फिर खाली कप में चाय पीने का नाटक शुरू कर देना, ठीक है, मतलब नाटक करना कि खाली कप है और चाय पीने का नाटक कर रही है वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारी हो चुकी है संवेदीकामक अवस्था। और तो संवेदीकामक अवस्था है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मेन यही है कि एक तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का ध्यान रखना। ठीक है, हमारी जो ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी है, ठीक है, उसको याद रखना। ठीक है, और एक इसमें और आती है स्टडी ए बी नॉट एरर वाली। ठीक है, तो वो वस्तु स्थायित्व के लिए है। ठीक है, तो आप ये याद रखना, इसमें जो सेंसरी मोटर स्टेज है ना, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ इसमें कि एक तो जो हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ठीक है, ठीक है, इसके लिए कौन सा प्रयोग था, एक तो आपको ये देखना है। तो इसमें कौन सा था, बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी या ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी, कैसे भी लिख लो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर एक हमने बात की थी जो वस्तु स्थायित्व के संबंध में एक प्रयोग हो रहा है, उसको बोलते हैं ए बी ए, मतलब नोट बी त्रुटि ऐसे करके है। ठीक है, तो आप लिख लो ए नोट बी एरर। ठीक है, ये एक प्रयोग है, इसमें कुछ नहीं है कि शिशु के खिलौनों को है वो 2 बार एक मतलब रुमाल के नीचे छिपाने के बाद है ना, अगली बार दूसरा रुमाल मतलब पहले तो एक रुमाल के नीचे, फिर दूसरे रुमाल के नीचे छुपाया गया, फिर भी मतलब शिशु ने अपने खिलौने को पहले रुमाल के नीचे ढूंढने का क्या किया, प्रयास किया। ठीक है, तो ये बातें आती है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारी जो स्टेज है, तो नेक्स्ट आ गई अपनी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश वाले नाम याद रखने हैं आपको, एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक, थोड़े मतलब थोड़ा जोर आएगा याद करने में, पर फायदा बहुत होगा इसका। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। अच्छा, इसकी एज आती है, हमने वो तो जन्म से 2 वर्ष की थी, ये आ गई 2 वर्ष से 7 वर्ष। अच्छा, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी एज 2 से 7 वर्ष होती है, ये तो हमने बात कर ली। इसमें क्या है कि बच्चा है वो भाषा विकास का मतलब जो भाषा विकास है उसका क्या करने लगता है, उपयोग करने लगता है, और जो सिंबॉलिक थॉट है उसकी, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतीकात्मक सोच, वो क्या है, विकसित होती है। लेकिन जो उसका चिंतन होता है वो क्या होता है, अतार्किक होता है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि बच्चा है, बच्चा भाषा विकास का उपयोग करने लगता है। ठीक है, और प्रतीकात्मक
सोच, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंबॉलिक, क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक थॉट। ठीक है, वो क्या है, विकसित होती है, सिंबॉलिक थॉट विकसित होती है। ठीक है, लेकिन उसमें जो चिंतन होता है वो क्या होता है, लेकिन उसमें अतार्किक चिंतन होता है ये भी, या फिर जो तार्किक चिंतन है उसकी कमी होती है। ठीक है, अतार्किक चिंतन। ठीक है, ये हमने बात कर ली। अच्छा, इसके अलावा एक इसमें इगोसेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रितता, अहम केंद्रितता हमने बात की थी, इगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, तो इगो सेंट्रिज्म। ठीक है, अच्छा, एक हमने एनिमिज्म की बात की थी, अ, सजीववाद या जीववाद में विश्वास है, या निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। ठीक है, तो जीववाद ही लिख देता हूँ, एनिमिज्म। यानी एनिमिज्म में क्या है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना था। ठीक है, तारे मुस्कुरा रहे हैं, सूर्य आज क्रोधित है, मुझे मेज ने मारा। ठीक है, और इको सेंट्रिक में इसमें जैसे खेल रहा है तो वो मतलब खुद की चलाएगा। ठीक है, आउट होने के बावजूद भी दोबारा खेलना कि मैं नॉट आउट हूँ, तो घर वाले उसको दोबारा भी खिला देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। अच्छा, और एक प्रतीकात्मक है सोच। ठीक है, वो विकसित होने लगती है, प्रतीकात्मक सोच है वो क्या है, विकसित होती है, और क्या चिंतन है उसका वो अतार्किक होता है। ठीक है, अब और देखते हैं और क्या क्या आता है इसमें। एक जो केंद्रीकरण है, उसको बोलते हैं सेंट्रेशन, क्या बोलते हैं, या केंद्रीकरण यानी सेंट्रेशन। ठीक है, सेंट्रेशन क्या होता है, मतलब सेंट्रेशन होता है किसी वस्तु, आप एक काम करना, जो मैंने अहम केंद्रवाद बताया था आपको, उसमें ये लिख लो कि बच्चा यह सोचता है कि जैसा वह देखता है या महसूस करता है, बाकी सब भी वैसा ही देखते हैं और सोचते हैं। ठीक है, ये इगोसेंट्रिक होगी, या वो खुद जो चाहता है वही लोग करें। अच्छा, एनिमिज्म आपको बताया था कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, तो आप इसमें लिख देना निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। जैसे गुड़िया को चोट लग गई। ठीक है, हालांकि गुड़िया क्या है, निर्जीव है, वो खिलौना है, और फिर भी वो क्या सोचती है कि इसको चोट लग गई। अच्छा, फिर हम बात करते हैं केंद्रीकरण की। केंद्रीकरण में लिखो आप कि किसी वस्तु या स्थिति को के केवल एक ही पहलू पर मतलब ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो किसी वस्तु या स्थिति के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, और बाकी पहलुओं को मतलब अनदेखा करना। ठीक है, अनदेखा करना। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ चीज़ है, उसके एक ही गुण पर ध्यान देगी वो। अब जैसे मैं एक बात बताता हूँ, 7 साल तक का बच्चा है, उसका मतलब चीज़ खाने का बहुत मन करता है जैसे। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है, वो जैसे बुरा व्यक्ति है, क्या है, उसके हाथ में क्या है, चॉकलेट है। ठीक है, ये व्यक्ति इसको चॉकलेट दे रहा है, किसको, बच्चे को। तो ये क्या है, ये क्या देख रहा है कि ये बच्चा क्या सोचेगा कि ये मेरे को चॉकलेट दे रहा है तो ये अच्छा व्यक्ति है, मतलब एक ही गुण के बारे में सोच, मतलब ये मेरे पसंदीदा व्यक्ति हैं, या ये मेरे को चीज़ दिलाते हैं। ठीक है, पर वो व्यक्ति क्या है, बुरा है, या फिर वो अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, तो उस व्यक्ति के अच्छे या जो बुरे गुण हैं उनको वो अनदेखा कर देगा, उसको सिर्फ जो उसको चीज़ मिल रही है ना उस पर ध्यान रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम आगे, और क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो हमने इकोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म और सेंट्रेशन की बात कर ली।
अच्छा, एक इसमें होता है जो संरक्षण का गुण है उसकी कमी होती है, तो आप लिख सकते हो लेक ऑफ कंजर्वेशन, लेक ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षण के गुण का अभाव, गुण का अभाव मतलब है मापतोल, या आप ऐसे लिखो संख्या, आकार, आयतन, ठीक है, और ये को लिख लो मात्रा, ठीक है। इसका क्या नहीं होता, इसको ज्ञान नहीं होता, ठीक है, इसका क्या नहीं होता, ज्ञान नहीं होता कि किस में ज़्यादा है किस में कम है, ये अंतर नहीं बता पाता, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि संरक्षण के गुण का क्या होता है, इसमें अभाव पाया जाता है। या फिर आकार बदलने पर मात्रा वही रहती है, इसे समझने में क्या रहता है, वो असमर्थ रहता है। तो एग्जाम्पल लिख लो, आकार बदलने पर मात्रा वही रहती है, वही रहती है, इसे समझने में असमर्थ, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट और क्या क्या है इसमें। एक जैसे हम देखते हैं आगे जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हुई, उसमें क्या है, पलटा विचिंतना है, मतलब रिवर्सिबिलिटी का गुण है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पलटावी चिंतन का भी यहाँ पे क्या होता है, अभाव होता है, आगे जाकर इसमें क्या हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो पलटावी चिंतन का अभाव, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं लेक ऑफ रिवर्सिबल थिंकिंग, यानी पलट के नहीं सोच सकता। जैसे राम का भाई, राम का भाई है वो क्या है, श्याम है, ठीक है। अच्छा, तो पलट के ये नहीं बता सकता कि श्याम का भाई क्या है, राम है, ठीक है, ये गुण क्या है यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इसमें क्या होता है, पलटा विचिंतन का अभाव होता है। या फिर जैसे 2 + 3 है, ये 5 होते हैं, ठीक है, तो 3 + 2 भी 5 होते हैं, ये पलट के नहीं बता सकता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पलटा विचिंतन का क्या होता है, अभाव होता है। अच्छा, अब हम करते हैं आगे। यहाँ पे जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कुछ मतलब बातें बोली थी। एक तो बोला था कि इसमें सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति ये होने लगती है, ठीक है, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक इन्होंने रोल प्ले भूमिका निर्वाह है, रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह, इसकी बात, ठीक है। अच्छा, और इसमें हम कह सकते हैं कि अतार्किक क्या है, अतार्किक चिंतन है, अतार्किक चिंतन होता है इस अवस्था में, ठीक है। तो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होने लगती है इसमें, मतलब होने लग जाती है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब जो खेलों के दौरान वो जैसे नाटक करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रोल प्ले या भूमिका निर्वाह, ठीक है। अच्छा, एक और होता है जिसको बोलते हैं मेक बिलीव प्ले, क्या बोलते हैं, जीन पियाजे ने ये शब्द यूज किए थे, मेक बिलीव प्ले, ठीक है। तो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन हो गया, संकेत या प्रतीक हैं उनकी अभिव्यक्ति करने लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, रोल प्ले भूमिका निर्वाह करने लग जाएगा, मतलब नाटक वगैरह खेल खेल में, ठीक है। अच्छा, एक मेक बिलीव प्ले होता है, यानी जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनका प्रयोग खिलौनों के रूप में करना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेक बिलीव प्ले, यानी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग खिलौनों के रूप में करना, ठीक है। अच्छा, इसमें मतलब प्याजे का मानना ये था कि जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा है वो जैसे नाटक करके, ठीक है, नाटक करके या नकल उतार के, ठीक है, नकल
उतार कर, ठीक है, अपनी जो उसकी प्रतीकात्मक मैकेनिज्म होता है, युक्तियां, उसका क्या करता है, प्रदर्शन करता है। तो नाटक करके और नकल उतार कर क्या करता है, वो लाइट चली गई थी, ठीक है, बंद हो गई थी। तो नाटक करके और नकल उतार कर क्या करता है वो, अपनी जो प्रतीकात्मक मैकेनिज्म या प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है उसका क्या करता है, प्रदर्शन, प्रतीकात्मक युक्तियों का प्रदर्शन, ये लिख दो, युक्तियों, मैकेनिज्म, युक्तियों का प्रदर्शन, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं और क्या क्या चीज़ है, एक दो प्रयोग भी है इसमें और उसकी भी बात करते हैं। वो जो थ्री माउंटेन प्रॉब्लम है वो भी बताऊंगा मैं आपको, थ्री माउंटेन प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, एक जो जादुई चिंतन है, ठीक है, जीन पियाजे किसकी बात करते हैं इसमें, जादुई चिंतन की बात करते हैं, यानी मैजिकल थिंकिंग, क्या बात करते हैं, मैजिकल थिंकिंग, ठीक है। अच्छा, मैजिकल थिंकिंग मतलब जो बालक होते हैं उनमें जो तार्किक चिंतन है या उनकी जो रीजनिंग की जो शक्ति है उसका क्या है, अभाव पाया जाता है, जिससे क्या है कि उनका चिंतन है मतलब जादुई प्रकार का होता है, यानी परियों की कहानी के बारे में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में क्या है, कल्पनाशील जो कहानियाँ हैं उन पर क्या है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कल्पनाशील कहानियाँ हो गई, ठीक है, कल्पनाशील कहानियाँ होगी, और मतलब चिंतन और रीजनिंग तो होती नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जादू की कहानियाँ हैं या जिन्न की कहानियाँ हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा रहता है। तो हम कह सकते हैं कि वो कल्पनाशील होते हैं, परंतु उनकी जो कल्पना शक्ति द्वारा है वो कुछ नया सृजन या निर्माण करने की क्षमता उसमें क्या है, नहीं होती, ठीक है। हम कह सकते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि ये तो बड़े लोग बात करते हैं कि ये तो हवा बना रहा है, ठीक है, तो वो हवाई किले बनाने का काम होता है यहाँ पे, ठीक है। आप कह सकते हो कि सपनों की दुनिया होती है, ये क्या होती है, सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं बच्चे, ठीक है, खोए, ठीक है। या आप जैसे एग्जांपल लिख लो, जैसे परियों की कहानी होगी, परियों की कहानी, ठीक है, राजा रानी की कहानी होगी, राजा रानी, ठीक है, या फिर जादूगर, जादूगर वाली, जिन वाली, ठीक है, जिन, ये कहानियाँ वगैरह हैं वो सारी इसमें आ जाती, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि जो जीन प्याजे का प्रयोग है वो क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं थ्री माउंटेन प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं, आप यहाँ लिखो प्रयोग, थ्री माउंटेन प्रॉब्लम। इसमें क्या है, देखिए ये एक मेज है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये मेज है, एक जैसे ये पहाड़ बना दिया, ठीक है, एक पहाड़ ये हो गया, ठीक है, और एक पहाड़ी ये ऐसे होगी, ठीक है, तो ये तीन पहाड़ियाँ हो गई। अब जैसे एक पे उसने जैसे फूल रख दिया, ठीक है, पहाड़ी पे, एक पे उसने जैसे घर बना दिया, ठीक है, और एक पर जैसे कोई कार खड़ी कर दी, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जीन प्याजे क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे कुर्सी रखी होती है, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे कुर्सी है, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे है। तो अलग अलग एज के जो बच्चे हैं उनको जैसे पहले यहाँ पे बिठाया गया, ठीक है, यहाँ पे इनसे पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। तो उसने बताया कि मेरे को सबसे पहले पेड़ वाली पहाड़ी दिख रही है, ठीक है, फिर घर वाली दिख रही है, समझ गए। इसने इधर से क्या देखा, पहले इसको पेड़ वाली दिख रही है, फिर क्या दिख रही है, घर वाली, ठीक है, फिर इसको कार वाली पहाड़ी दिख रही है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट परसेप्शन हो गया। फिर इसको यहाँ पे बिठाया गया, ठीक है, यहाँ पे बिठाया गया। तो यदि
मतलब इसमें क्या है कि इगोसेंट्रिज्म के चेकअप के लिए, मतलब थ्री माउंटेन प्रॉब्लम है ना, ये आप पहले लिख लो, किसके लिए प्रयोग है ये, इगोसेंट्रिज्म। ठीक है, इगोसेंट्रिज्म को चेक करने के लिए ये थ्री माउंटेन प्रॉब्लम है, ये प्रयोग किया गया। ठीक है, अब बच्चा यदि इगोसेंट्रिक है ना, तो वो पहले यहाँ बैठा था, अगर यहाँ बैठ गया ना तो भी वो पहले वाले सेम ही बताएगा। ठीक है, वो तो है इगोसेंट्रिक। यदि इगोसेंट्रिक नहीं है ना, तो वो पहले घर बताएगा, फिर वो जो भी पार्ट पहले दिख रहा है पेड़ या कार वाले में से वो बताएगा। ठीक है, तो प्याजे ने आत्म केंद्रीयता की जो पुष्टि करने के लिए वो जो तीन पर्वत समस्या है, इसका प्रयोग किया। ठीक है, तो इसमें मैंने इगोसेंट्रिज्म को चेक करना था उसको। ठीक है, अभी बच्चा है, वो उसका नजरिया क्या है, इधर बैठता है तो क्या है, उधर क्या है। ठीक है, तो चारों तरफ ऐसे बिठाया गया और उनके जो आत्म केंद्रीयता है उसकी जांच की गई। ठीक है, अच्छा, तो प्याजे ने बच्चों को तीन पहाड़ों की एक मॉडल दिया, जिसमें हर पहाड़ी पर अलग अलग संकेत रखे। ठीक है, वो कोई भी संकेत हो सकते हैं, जैसे हमने पेड़, घर और कार लिए हैं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकला कि बच्चे से जब पूछा गया कि गुड़िया को क्या दिख रहा है, ठीक है, तो उसने वही बताया जो खुद उसे अपनी तरफ से दिख रहा था। समझ गए, और जैसे एक बच्चे को इधर बिठा दिया, समझ गए, और उसने वही बताया जो क्या है, जो उसे अपनी तरफ से दिख रहा था। ये क्या है, इगोसेंट्रिज्म को दर्शाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम कि यदि एक बच्चा है, उस बच्चे को आप एक पतले लंबे गिलास, ठीक है, पतला लंबा गिलास है और एक चौड़े गिलास, इसमें बराबर मात्रा में जूस है। ठीक है, ये हमने बच्चे को दे दिया, तो बच्चा लंबे गिलास वाले जूस को ज्यादा बताएगा। क्यों बताएगा, क्योंकि वो केवल ऊंचाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसके अन्य गुणों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारी ये बातें हो गई। अब मैं बताता हूँ इसकी जो दो उपअवस्थाएं हैं। ठीक है, एक 2 से 4, एक 4 से 7 है। तो पहली है इसमें प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज। ठीक है, ये है 2 से 4 वर्ष। ठीक है, अच्छा, इसको बोलते हैं पूर्व संकल्पनात्मक, यानी संकल्पना यानी हाइपोथेसिस से पहले की है, संकल्पनात्मक अवस्था। ठीक है, तो हमने जिन गुणों की बात की थी ना, इगोसेंट्रिज्म और जो एनिमिज्म है, वो इसमें ही आएंगे। किस में आएंगे, 2 से 4 वर्ष में। यानी एक तो इगोसेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रवाद, अहम केंद्रवाद। ठीक है, अच्छा, एक आ जाएगा एनिमिज्म, यानी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, यानी जीववाद में विश्वास, या जीववाद, या निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, या कल्पना की सजीवता, इसके कई नाम है। ठीक है, अच्छा, अब बात हो गई हमारी जो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज है। तो इसका मेन मतलब यही है कि जो सूचकता होती है, जो सिग्निफायर हम शब्द यूज करते हैं, वो विकसित कर लेता है। सूचकता से मतलब अर्थ ये हो गया कि जैसे बालक ये समझने लगता है कि वस्तु या कोई शब्द, प्रतिमा है या चिंतन है, वो किसी चीज के लिए किया गया है। ठीक है, और जैसे संकेत हो गए, सिंबल हो गए, ठीक है, या साइन हो गए। ठीक है, साइन हो गए या सिंबल हो गए। ठीक है, तो किसी संकेत के लिए चिंतन किया गया है, या किसी साइन के लिए। ठीक है, तो मेन बात ये है कि वस्तु या जो शब्द, प्रतिमा है, या और जो चिंतन है, वो किसी चीज के लिए किए गए हैं, ये चीज यहाँ पे वो समझने लग जाता है। ठीक है, फिर 2 नंबर पे आती है अपनी इंट्यूसिव स्टेज इसकी। ठीक है, क्या आती है, 4 से 7 वाली, बी। इंट्यूसिव स्टेज। ठीक है, ये आ गई 4 से 7 वर्ष। इसमें इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःदर्शी, अंतःदर्शी या अंत प्रज्ञा अवस्था। क्या बोलते हैं, अंत प्रज्ञा अवस्था। ठीक है, अच्छा, तो इसमें मतलब मेन चीज वही है जो
चिंतन से पहले मतलब बालकों का चिंतन है ना, वो पहले से मतलब ज़्यादा परिपक्व हो जाता है 4 से 7 साल में। और जो साधारण उनकी जो मेंटल प्रोसेस है, जैसे जोड़ घटाव, गुणा भाग, ये चीज़ें क्या है, वो यहाँ पे सीख जाते हैं, ठीक है? या उनको कर लेते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है? तो इसमें इंट्यूसिव थिंकिंग यानी ऐसा चिंतन होता है जो कि आप कह सकते हो कि क्रमबद्ध नहीं होता। क्या नहीं होता? क्रमबद्ध चिंतन नहीं होता, ठीक है? अच्छा, और जैसे हमने बात की थी कि लैक ऑफ कंजर्वेशन, तो संरक्षण का अभाव, संरक्षण का अभाव। और एक क्या आ गया अपने, जो संरक्षण के अलावा पलटावी चिंतन का अभाव, ठीक है? पलटावी चिंतन का अभाव, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है? ये हमने स्टेज में बांट के बता दिया, हम पढ़ चुके हैं इनको। लैक ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन और लैक ऑफ रिवर्सिबल थिंकिंग, ठीक है? एक इसमें जैसे इंट्यूसिव में एक और लिखने, जो हमने बात की थी ना केंद्रीकरण की, ठीक है? तो एक आ जाएगा इसमें लैक ऑफ सेंट्रेशन, ठीक है? केंद्रीकरण का अभाव। अब हम बात करते हैं आगे। आगे अपनी आ गई 3 नंबर अवस्था, इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है? ये लगभग 7 से 12 या 11 वर्ष, आप 11 या 12 करना, ठीक है? 7 से 11 ही करना, ठीक है? 7 से 11 वर्ष, ठीक है? अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या है, इसमें एक तो जैसे मूर्त तथ्य है या मूर्त तर्क है, ठीक है? मूर्त तर्क हो गया, मूर्त तर्क करने लग जाता है, ठीक है? लग जाता है मूर्त तर्क, मुझे मतलब मूर्त वस्तुओं के बारे में, या फिर मूर्त तथ्य समझने लगता है, मूर्त तथ्य समझने लगता है। अच्छा, यहाँ पे भी क्या है, चिंतन अतार्किक होता है, अतार्किक चिंतन, ठीक है? अच्छा, और जैसे पिछले में अभाव किसका था, तो संरक्षण का गुण आ जाता है यहाँ पे, पिछले में अभाव था ना, तो संरक्षण के गुण का विकास, ठीक है? अच्छा, और पलटावी चिंतन, पलटावी चिंतन का विकास, और केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का विकास, ठीक है? तो एक तो संरक्षण का गुण आ जाता है, पलटावी चिंतन का आ जाता है, केंद्रीकरण का आ जाता है, मूर्त तथ्य समझने लगेगा, अतार्किक चिंतन हो गया, ठीक है? मतलब संरक्षण को कंजर्वेशन बोलते हैं, इसको रिवर्सिबल थिंकिंग बोलते हैं, और इसको सेंट्रेशन बोलते हैं। इसके अलावा इसमें क्या गुण आएंगे, एक आएगा जैसे पंक्तिबद्धता। क्या आएगा? पंक्तिबद्धता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपने सीरियसन। क्या बोलते हैं? सीरियसन, ठीक है? अच्छा, एक अपने जो रिवर्सिबिलिटी की बात कर ली, एक इसमें संबंध का गुण है ना, वो विकसित हो जाएगा, ठीक है? रिलेशंस, रिलेशंस। एक जैसे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, इसका गुण क्या हो जाएगा? अच्छा, कॉन्क्रीट जो ऑब्जेक्ट है यानी मूर्ति या जो ठोस वस्तुएं हैं, उसके आधार पर क्या है, मानसिक क्रिया कर पाएगा। तो मूर्त या ठोस, मूर्ति या ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक क्रियाएं या संक्रियाएं, ऑपरेशंस, संक्रिया, ठीक है? संक्रियाएं कर पाते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है जो आगे बताता हूँ, चलो, ठीक है? ये आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। अच्छा, और चीज़ें आ गई, जैसे
हम बात करते हैं कि जैसे समानता हो गई या असमानता हो गई, ठीक है, असमानता। अच्छा, उसके अलावा जैसे दूरी हो गई, ठीक है, या संबंध हो गए, ठीक है, ये क्या है, समझने लगते हैं। अच्छा, उसके अलावा जैसे हमने बात कर ली कंजर्वेशन में, जैसे कंजर्वेशन का अर्थ होता है जिसमें जैसे संख्या आ गई, भार आ गया, आयतन आ गया, इनका मतलब है प्रयोग करने लग जाता है और इनकी क्षमता विकसित हो जाती है, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को एक वर्ग में याद कर लेना या उनको बांट लेना या उपवर्ग में छांटने की क्षमता है वो विकसित हो जाती है, ठीक है। अच्छा, पंक्तिबद्धता, यानी हमने सीरियसन की बात की थी, तो मतलब पंक्ति के हिसाब से या लंबाई या वजन के हिसाब से उनके घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने का गुण है वो उनमें विकसित हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो अपने बात की थी पिछली अवस्था में, जो इगोसेंट्रिज्म और जो लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी है वो इसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। अच्छा, मुख्य मुख्य बातें तो हो गई है, ठीक है। एक यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्टेबल आइडेंटिटी यानी स्थायी पहचान हो जाती है, ठीक है, यानी स्थायी पहचान, ये यहाँ पे इसकी विकसित हो जाती है। अब जैसे कोई उदाहरण की बात करें क्या, गिलास वाला तो बता ही दिया मैंने, चौड़े और लंबे गिलास वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बच्चा है वो जैसे अलग अलग लंबाई की अपन ने 5 छड़ियाँ दे दी उसको, क्या दे दी, 5 छड़ियाँ, ठीक है, अलग अलग लंबाई की। तो वो उन्हें सबसे छोटी से बड़ी क्रम में है ना वो आसानी से क्या कर लेगा, व्यवस्थित कर देगा। तो आप लिख सकते हो क्रम में व्यवस्थित कर, ठीक है, व्यवस्थित कर देगा। अब हम आगे चौथी स्टेज की बात करते हैं अपनी, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, ये होती है लगभग अपने 11 वर्ष से लेकर आगे तक, 11 वर्ष से आगे, ठीक है, या परिपक्वता आने तक या किशोरावस्था तक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें पिछले वाले में अपने को पता है अतार्किक चिंतन था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तार्किक चिंतन। अच्छा, और अब पिछले में जैसे अमूर्त वस्तुओं पर था, सॉरी मूर्त वस्तुओं पर था, तो यहाँ पे आ जाएगा अमूर्त चिंतन। वहां पे मूर्त चिंतन था तो अमूर्त चिंतन, ठीक है। अच्छा, अमूर्त चिंतन में जैसे जो वस्तुएं उसके सामने नहीं है ना, उन पर भी वो क्या है, तार्किक रूप से विचार करना, जैसे न्याय, स्वतंत्रता या प्रेम हो गया, ठीक है, इन चीज़ों को वो क्या है, समझने लगे। एक इसमें आती है, यहाँ पे लिख दो आप, अमूर्त को एब्स्ट्रैक्ट, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, तो लॉजिकल, लॉजिकल या रीजनिंग थिंकिंग, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे जैसे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है, यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी समस्या के मतलब समाधान करने के लिए ना वो पहले से एक परिकल्पना बना लेगा, हाइपोथेसिस बना लेगा, फिर उसको क्या करेगा, व्यवस्थित करके या व्यवस्थित परीक्षण करेगा उसका, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे आती है किशोरावस्था का जो इगोसेंट्रिज्म है, ठीक है, किशोरावस्था की अहम केंद्रितता, ठीक है, मतलब एडोलेसेंस इगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। इसमें क्या है कि जैसे ये महसूस करने लगेगा कि सब लोग हैं वो उसी पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आती है इमेजिनरी ऑडियंस, इमेजिनरी ऑडियंस, यानी जैसे किसी किशोर के है, ठीक है, किशोर के जैसे
मुंह मुंह पर कील या मुहांसे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उनको छुपा कर चलेगा, या उसकी कोई पैंट में छोटा छेद है, ठीक है, तो वो उसको छुपा कर चलेगा, और वो क्या सोचेगा कि सब लोग हैं वो मेरे को ही देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी ऑडियंस। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी ऑडियंस, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी, इमेजिनरी ऑडियंस हो गई। अच्छा, एक यहाँ पे पेंडुलम टास्क है जो कि पियाजे ने प्रयोग किया था, ठीक है, मैं आपको थोड़ा वो और बता देता हूँ। एक जैसे एक दो विशेषताएं और बता देता हूँ, फिर हम लास्ट में पेंडुलम टास्क की बात करते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, हम जब पढ़ रहे थे कि हम आगे पढ़ेंगे, तो एक यहाँ पे आ जाता है आगमनात्मक चिंतन। क्या आ जाता है? आगमनात्मक चिंतन, ठीक है, और निगमनात्मक चिंतन, चिंतन है, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। उसके अलावा जैसे एक आता है अपने अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव थिंकिंग, इंग्लिश में बोले तो इंडक्टिव थिंकिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं डिडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग, इसको लिख दो डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। एक जैसे अभिसारी चिंतन भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अभिसारी चिंतन, ठीक है। अच्छा, अभिसारी चिंतन को बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अच्छा, एक यहाँ पे मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, नहीं, समस्या समाधान योग्यता, ठीक है, ये आ जाती है यहाँ। तो आप इसको लिख सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी आगे। डायरेक्ट यही ऑप्शन मिलते हैं, अगर भी इनकी अवस्थाओं में से प्रश्न आएंगे ना, तो आपको इंग्लिश में जो मैंने इंग्लिश वाले शब्द लिखे हैं ना, यही मिलेंगे आपको, ठीक है, और इंग्लिश वाली टर्म अपनी बाहर नहीं जाएगी, समझ गए, क्योंकि आना ही वही है, ठीक है। अच्छा, एक जैसे हिंदी में एक शब्द आता है अंतर साध्य परक तर्क। क्या आता है? अंतर साध्य परक तर्क, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटर प्रोपोजिशनल। क्या बोलते हैं? इंटर प्रोपोजिशनल, ठीक है, इंटर लॉजिक। ये क्या होता है? तो इस अवस्था में क्या होता है कि किशोरों में मतलब तर्क वाक्यों के बारे में जो निर्णय करने की योग्यता है वो आ जाती है, ठीक है, और जो तर्क वाक्य है वो एक दूसरे के मतलब संबंधित है या नहीं, ये चीजें किस में आती है? अंतर साध्य परक तर्क में आती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव थिंकिंग या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ठीक है, तो ये विचारशील चिंतन, ठीक है, विचारशील चिंतन, रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, ठीक है, एक ये गुना हो जाए इसका। अच्छा, एक जैसे मौलिकता, ठीक है, शब्द आता है, एक क्रिएटिविटी रचनात्मकता आता है, मतलब सॉरी, क्रिएटिविटी सृजनात्मक, हाँ एक ही बात है, रचनात्मकता सृजना, ये एक अन्वेषणशीलता हो गया, ठीक है। तो ये आदि चीज जो क्षमताएं है ना, उसकी मानसिक क्षमताएं, उनका क्या हो जाता है? विकास हो जाता है, ठीक है। और अब बात करते हैं जो पियाजे का पेंडुलम टास्क है उसकी। तो पियाजे, ठीक है, ये एक पेंडुलम है,
जो लटका हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों को है ना वो अलग अलग, जैसे अलग अलग वजन की है ना, अलग अलग वजन की क्या दी गई, गेंदें दी, ठीक है। और अलग अलग लंबाई की, अलग अलग लंबाई की क्या दी गई, डोरी या रस्सी, ठीक है। जिस रस्सी से पेंडुलम को लटकाया गया था, अलग अलग लंबाई की डोरी लिख दो, ठीक है, डोरी। अच्छा, और दी गई, और फिर पूछा गया कि जो पेंडुलम की गति है, मतलब उसके झूलने की जो गति है, ठीक है, उसको कौन सा कारक प्रभावित करता है, कौन सा कारक है, कारक है प्रभावित करता है। एक सूत्र आता है फिजिक्स में, आप पढ़ते हो तो, √2/L2, आगे जी आता है, या 2G/L आगे, ऐसे करके एक सूत्र आता है। इसका मतलब है लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, तो ये सूत्र होता है उसका शायद आवर्तकाल का, आवर्तकाल उसका कम होगा, ऐसे कुछ करके है, और लंबाई घटेगी तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब डोरी की लंबाई है वो, ठीक है। तो रिजल्ट ये निकला कि इस अवस्था में बच्चे ने है ना वो एक समय में केवल एक ही वेरिएबल, यानी केवल जो डोरी की मतलब लंबाई है, ठीक है, उसको बदलकर प्रयोग किया, और सही निष्कर्ष निकला कि गति केवल है ना वो डोरी के लंबाई पर निर्भर करती है, उसके वजन पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। ये जो पेंडुलम है ना, इसका जो वजन है ना, वेट, इस पर निर्भर नहीं करती, ये जो इसकी लेंथ है ना इस पर निर्भर करती है, मैंने अभी बताया था ना, √2 ऐसे करके कुछ और आता है यहाँ पे, अपॉन में एल आता है, और टी आवर्तकाल है, ठीक है, जो पेंडुलम का है। तो ये लंबाई बढ़ेगी तो टी घटेगा, ठीक है, और लंबाई घटेगी तो टी क्या है, बढ़ेगा। ये मतलब इंटर प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक चीज़ घटती है तो दूसरी बढ़ती है, ठीक है। तो ये जो पेंडुलम टास्क है हुआ था। तो ये हमारा जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, ये फिनिश हो गया है। तो थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और हम है ना ऐसे डिटेल में ही पढ़ेंगे पूरे सिद्धांत अच्छे से, कोई चीज़ बाहर ना जाए, ठीक है। थैंक यू।